हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोहित गर्ग, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, लुधियाना हेयर स्टूडियो से। आज हम इस वीडियो में जो हमारे क्लाइंट्स के मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, उनके जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, उनको सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर क्लाइंट्स की क्वेरीज या क्वेश्चन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हेयर ट्रांसप्लांट में कितना टाइम लगेगा और उसकी रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। एज फार एज हेयर ट्रांसप्लांट इज कंसर्न, ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर टाइम है वो डिपेंड करता है पेशेंट के ग्राफ्ट कितने लगने हैं। ट्रांसप्लांट का टाइम 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट ग्राफ्ट। अगर पेशेंट के ग्राफ्ट कम लगने हैं, लेट अस सपोज 3000-3500 ग्राफ्ट लगने हैं, तो उसका 1 दिन में ट्रांसप्लांट हो जाएगा क्लाइंट का। इट विल टेक अराउंड अबाउट 6 to 7 आवर्स। एंड अगर उसके ग्राफ्ट ज्यादा लगने हैं तो हमारे क्लिनिक में हम यूजली 2 दिन में पेशेंट का ट्रांसप्लांट कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद बात आ जाती है रिकवरी की। रिकवरी को ट्रांसप्लांट के बाद रिकवरी में मिनिमम 5 to 7 डेज का टाइम चलता है, जिसमें कि उसका डोनर एरिया भी हील हो जाता है और रिसिपिएंट एरिया पे भी अच्छे से स्कैब्स बन जाते हैं। टाइम की बात करें ट्रांसप्लांट में तो सर्जरी टाइम 1 से लेके 2 दिन और रिकवरी टाइम 5 to 7 डेज। और उसके बाद हमारे क्लाइंट का ये भी क्वेश्चन होता है ट्रांसप्लांट को किस प्रोसीजर से किया जाए, FUE से किया जाए, DHI से किया जाए या FUT से किया जाए। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट 2 या 3 तरीके से मेन होता है। जो सबसे पहले होता था FUT, उसमें ग्राफ्ट डोनर एरिया से सर्जन एक स्ट्रिप निकाल लेते थे, उसमें उसके बाद स्टिचेस लग जाते हैं और फिर एक एक ग्राफ्ट हम वहां से निकालते हैं और उसके बाद रिसिपिएंट एरिया पे ट्रांसप्लांट होता है। सेकंड प्रोसीजर शुरू हो गया FUE, जिसमें एक एक ग्राफ्ट निकलता है, फिर एक एक ग्राफ्ट लगता है। तीसरा आजकल जो ट्रेंडिंग है DHI में क्या है, ग्राफ्ट निकालने का प्रोसीजर सेम रहता है, लगाने वाला सिस्टम डिफरेंट हो जाता है। उसमें स्लिट्स की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इम्प्लांटर पेन आता है, उसमें ग्राफ्ट को फीड करके सीधा ही इम्प्लांट हो जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट के 3 प्रोसीजर हैं, FUT, FUE एंड DHI। कौन सा प्रोसीजर बेटर है, किसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारे मेन 3 प्रोसीजर हो गए जिसके द्वारा हम हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद हमारे क्लाइंट का ये क्वेश्चन होता है अभी हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्मल लगेगा या विग जैसा लगेगा। एज फार एज हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कंसर्न, वो विग से बेटर आता है, नेचुरल आता है। विग आर्टिफिशियल हेयर से बने होते हैं जो एक डिफरेंट लुक देते हैं क्लाइंट को। हेयर ट्रांसप्लांट में क्योंकि नेचुरल हेयर यूज होते हैं, अपने सिर के बैक साइड के हेयर यूज होते हैं, वो एज कम्पेयर टू विग नेचुरल ज्यादा लगता है। बट डेफिनेटली जो आर्टिफिशियल हेयर है, विग है, उसमें डेंसिटी आपको ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू ट्रांसप्लांट। फिर वही बात आ गई, ट्रांसप्लांट के अपने फायदे हैं, विग के अपने फायदे हैं, ट्रांसप्लांट के अपने थोड़े से नुकसान है और विग के अपने थोड़े से नुकसान है। हमारे क्लाइंट का ये भी क्वेश्चन होता है हेयर ट्रांसप्लांट हमारा परमानेंट रहेगा, कितने साल चलेगा, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 5 साल चलेगा या 10 साल चलेगा। ट्रांसप्लांटेड हेयर डोनर एरिया से लिए जाते हैं, तो जो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो डोनर एरिया पे बहुत डिपेंड करेगा। जैसा क्लाइंट का डोनर एरिया होगा वैसा उसका रिजल्ट आएगा। अगर डोनर एरिया हेल्दी है और पेशेंट को शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, कोई मेटाबॉलिक डिजीज या हमारा इन्वायरमेंटल कोई इशू नहीं आता और स्ट्रेस लेवल कम रहता है, तो यूजली ट्रांसप्लांटेड हेयर काफी लंबे चलते हैं। बट फिर भी इसको ईयर्स में कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। हर क्लाइंट का टाइम इंटरवल डिफरेंट होता है, किसी के 5 साल चलते हैं, किसी के 7 साल, किसी के 10 साल। तो जब भी कभी आपने ट्रांसप्लांट जहां से भी करवाया है, उसके बाद आपको लगे मेरा एक बार रिजल्ट अच्छा आ गया और मेरे हेयर फॉल शुरू हो रहा है, तो अपने क्लिनिक से दोबारा कांटेक्ट कीजिए और वहां पे आप उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में, हमारी जो किसी भी सर्जरी में हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट हमारी क्या आएगी। हेयर ट्रांसप्लांट की जो कॉस्ट है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके ग्राफ्ट कितने लगने हैं। नंबर 2, आप कहाँ से करवा रहे हो, कौन से क्लिनिक से करवा रहे हो, क्योंकि हर क्लिनिक की कॉस्ट उन्होंने अपने हिसाब से सेट की हुई है। और ये क्वेश्चन आप अपने जहाँ से भी सर्जन से करवा रहे हो, अपने ग्राफ्ट उनसे पूछिए कितने लगने हैं और फिर उसकी कॉस्ट पूछ लीजिए। और प्रेफरेबली ये भी पूछिए कि मेरी इस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है। उसके बाद आप अपना मन बनाइए और जहाँ पे आपको ठीक लगे वहाँ पे अपना ट्रांसप्लांट करवाइए। हमारे क्लाइंट का ये भी क्वेश्चन होता है हेयर ट्रांसप्लांट में कितना पेन होता है, हेयर ट्रांसप्लांट इज पेनफुल और नॉट। एज फार एज सर्जरी पार्ट इज कंसर्न, इट इज टोटली पेनलेस। 8 से लेकर 10 घंटे की सर्जरी है, तो उसमें सिर्फ 1 या 2 मिनट के पेन के हैं। उसके जब आपको एनेस्टाइज करना है, लोकल एनेस्थीसिया देना है, उसके बाद ये चीज टोटली पेनलेस हो जाती है। हाँ, आपका सिर हैवी हो जाएगा 1 या 2 दिन के लिए, क्योंकि इसमें काफी सारा फ्लूइड आपके स्किन के अंदर चला जाना। वो जब आपके स्किन के अंदर फ्लूइड चला गया तो वो आपके सिर को हैवी कर देगा। उसकी वजह से आपको 1 या 2 दिन के लिए सिर पे हैवीनेस लग सकती है। पेन यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट का फैक्टर नहीं है। पेन एक सब्जेक्टिव चीज है, किसी की पेन परसेप्शन कैसी है, किसी की कैसी है।
सो डिपेंडिंग अपॉन पेन परसेप्शन पेशेंट की पेन बदलती रहती है। किसी को पेन आफ्टर सर्जरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, किसी को बिल्कुल नहीं होती। तो नॉर्मली ट्रांसप्लांट सर्जरी में पेन का करेक्टर नहीं है, बट हाँ समटाइम किसी पेशेंट को थोड़ी बहुत पेन का सामना करना पड़ सकता है, और उसके लिए हम पेन किलर डे 1 से स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे क्लाइंट का ये भी क्वेश्चन होता है, मेरी एज लेट अस सपोज 50 से ज़्यादा है या 20 से कम है, या मेरी एज 40 है, 35 है, और मेरे लिए हेयर ट्रांसप्लांट सूटेबल है, या हम हेयर ट्रांसप्लांट कितनी एज तक से बाद करना है और कितनी एज तक कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है नॉर्मली, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया के अंडर करनी होती है, तो इसमें एज सच जीए वाली कॉम्प्लिकेशन होने का डर बड़ा कम है। बट फिर भी अगर एज की बात करें तो आफ्टर 20 आप हेयर ट्रांसप्लांट नॉर्मल तरीके से करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसप्लांट की कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, बट हाँ आप मेडिकली अगर फिट हो, अगर आपको शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, और आपको कोई कार्डियक इशू नहीं है, अगर आपको है भी तो उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके अगर वो भी आपका ठीक है, तो आप अप टू 70-75 तक भी अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया जाए, कौन से क्लिनिक से करवाया जाए, छोटे शहर में करवाया जाए, बड़े शहर में करवाया जाए। आपको हेयर ट्रांसप्लांट वहाँ से करवाना चाहिए जहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर की सुपरविजन में एटलीस्ट MBBS MS, और जहाँ डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन की सुपरविजन में आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रॉपर सर्जरी है जिसमें आपको मल्टीपल चीज़ें देखनी होती हैं, पेशेंट का शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन कंट्रोल। वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सुपरविजन में अगर आपका काम होगा तो डेफिनेटली बेटर रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेरी ये एडवाइस रहेगी, अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाना है तो आप अपने डॉक्टर की क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिए। जहाँ पे अकेले टेक्नीशियन करते हैं वहाँ से ट्रांसप्लांट ना करवाइए, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो वहाँ पे संभालने वाला कोई नहीं होता। सो मेरी यही एडवाइस है, आप हेयर ट्रांसप्लांट में जहाँ पे आपको गुड क्वालिफाइड डॉक्टर MBBS MS डर्मेटोलॉजिस्ट MCH प्लास्टिक सर्जन वहाँ से करवाना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी बहुत आता है, आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट हमको कितनी इसकी केयर करनी है, कितने दिन करनी है, शैम्पू कैसे करना है, और मेडिसिन कितनी देर खानी है। आफ्टर ट्रांसप्लांट हमारे क्लाइंट का ये भी क्वेश्चन होता है, हमने अपना सिर कब वॉश करना है, कैसे वॉश करना है, और कौन से शैम्पू से करना है। तो यूजली जो हमारे क्लिनिक में एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, 5th डे हम जॉनसन बेबी शैम्पू से पेशेंट को वॉश करवाने की एडवाइस देते हैं। उसको शैम्पू करने के लिए हाथ पे फोम बना लेनी है और उसको सारे सिर पे लगा के मग से पानी डालना है, शावर नहीं लेना। शावर प्रेफरेबली आप 7 to 10 डेज अवॉइड कर लीजिए। 4th-5th डे से आप जॉनसन बेबी शैम्पू के साथ अपना सिर को वॉश कर सकते हैं। जो एंटीबायोटिक है वो 5 डेज खानी होती हैं। पेन किलर यूजली 2 से 3 दिन चलती हैं। उसके बाद अगर आपको पेन किलर की जरूरत पड़े तो आप 5 से 7 दिन पेन किलर ले सकते हैं। हमारे क्लाइंट का ये भी क्वेश्चन होता है, हमारा डोनर एरिया का क्या बनेगा, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, कितना हमारे स्कार पड़ेंगे। सो डोनर एरिया जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा, डोनर एरिया पे डेफिनेटली आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी, बट डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट के कितने ग्राफ्ट निकले हैं। अगर 2000-3000 निकले हैं और डोनर एरिया बहुत अच्छा था तो फिर ज़्यादा पता चलने के चांसेस बहुत कम है। पर जैसे ही नंबर ऑफ ग्राफ्ट ज़्यादा निकलेंगे तो पीछे स्कार पड़ जाता है, किसी के वो कम पड़ता है, किसी के ज़्यादा पड़ता है। और अगर डोनर एरिया हेल्दी है और ज़्यादा ग्राफ्ट भी निकल गए तो आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ आपका डोनर एरिया यूजुअली वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। बट हाँ, डेफिनेटली डेंसिटी कम हो जाएगी और डोनर एरिया पे आपको थोड़े से बाल अपने लंबे रखने चाहिए। जहाँ पे आपका ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ पे भी आपको बाल लंबे रखने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी नहीं तो आपको गैप नजर आ सकता है। उसके बाद एक हमारे क्लाइंट का क्वेश्चन होता है PRP का। PRP कितनी की जरूरी है, कितनी सिटिंग्स करवानी है, कब कब करवानी है। सो PRP बेसिकली क्या है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम एक तरीके की पेशेंट से ब्लड से फर्टिलाइजर तैयार करते हैं जो प्लांट हमारे ग्राफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी के पास टाइम प्रॉपर है तो उसको 3 सिटिंग PRP की रिकमेंडेड है आफ्टर 1 मंथ के इंटरवल पे। डे 1 ऑफ सर्जरी आपकी PRP हो जाएगी फर्स्ट सिटिंग, आफ्टर 1 मंथ सेकंड एंड आफ्टर 1 मंथ थर्ड। इस टाइम इंटरवल को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का शेड्यूल कैसे है, उसको जल्दी बाहर वापस तो नहीं जाना या लेट जाना, जैसे भी है। और जो क्लाइंट हमारे पास PRP के लिए वापस आते हैं उसके हमारे पास 2-3 फायदे हो जाते हैं। एक तो हम उसकी PRP कर देते हैं, सेकंड वो चेक हो जाता है उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुई, ग्रोथ में कैसी कमी आ रही है या ठीक चल रही है। अगर जैसे पेशेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली इसको मेडिसिन देके हम बूस्ट कर सकते हैं। सो यस, PRP थोड़ी इंपॉर्टेंट है एज फार एज ट्रांसप्लांट इज कंसर्न। पर जिसके पास टाइम नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं उसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपके पास टाइम है तो जरूर दोबारा क्लिनिक में जाके अपनी PRP करवाइए। और एक इम्पॉर्टेंट
पीआरपी का रोल है। जो पेशेंट अकेले हेयर फॉल के हमारे पास आते हैं, जो हेयर फॉल के पेशेंट आते हैं उनको हम सबसे पहले मेडिसिन दे के ट्रीट करते हैं। अगर उससे भी बात ना बने तो हम पीआरपी थेरेपी भी ऐड कर सकते हैं। पीआरपी एक सेपरेट बड़ा टॉपिक है जो उसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। पीआरपी कितनी टाइप की होती है, कैसे करते हैं और इस पीआरपी का कितना अच्छा रिजल्ट है, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकोगे। बट यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, पीआरपी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ट्रांसप्लांट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, जिनका सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए भी पीआरपी इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हेयर ट्रांसप्लांट के साथ कंसर्न है, हमारा रिजल्ट कब आएगा। सो लेट सपोज 25 से लेकर 30 साल वाला लड़का हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए आया है और उसने अपनी शादी 4 महीने बाद रखी हुई है, डेट फिक्स हो गई है, 4 मंथ के बाद अपनी शादी की डेट फिक्स कर रखी है, तो उसको पता होना चाहिए मेरा रिजल्ट कितनी देर बाद आएगा। तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट की नॉर्मल प्रोसेस की बात करें तो यूजुअली इट विल टेक अराउंड अबाउट 4 to 6 मंथ। हेयर ट्रांसप्लांट का प्रॉपर रिजल्ट आने में 4 से लेकर 6 महीने लग जाते हैं। किसी क्लाइंट का रिजल्ट 4 मंथ के बाद आ जाता है, किसी का 5, किसी का 6। तो मेरा ये मानना है मिनिमम 4 to 6 मंथ आपको वेट करनी चाहिए रिजल्ट के लिए। और फिर भी अगर आपको रिजल्ट में कमी पेशी लगे 2 महीने और वेट कीजिए, दोबारा सिटिंग लेने से पहले। टोटल 8 मंथ के बाद इतना रिजल्ट आना होता है, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली आ जाता है। उसके बाद हमको अगर कोई दोबारा थोड़े से ग्राफ्ट लगाने हैं या मेडिसिन से कोशिश करनी है तो हम दोबारा ऑप्ट कर सकते हैं। एक हमारे क्लाइंट का क्वेश्चन होता है, हम बियर्ड भी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, मुस्टैच भी करवा सकते हैं, आईब्रो भी करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो जिनको बियर्ड मुस्टैच की डेफिशिएंसी है और उन्होंने अपने हार्मोनल टेस्ट सारे करवा लिए, उसके बाद उनका भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। बट वो आपके क्लिनिशियन बेटर बता पाएंगे भी इनको ट्रांसप्लांट से फायदा होगा या मेडिसिन से फायदा होगा। उसके अकॉर्डिंगली हमको प्लान करना चाहिए। जिनके आईब्रोज नहीं है उनका भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। आईब्रोज के ट्रांसप्लांट के लिए नेक से हेयर लेने होते हैं जो पतले बिल्कुल सिंगल ग्राफ्ट हो, उसके बाद आप अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। हमारे पास कई लेडीज का कॉल आती है भी हमारे में ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यस, डेफिनेटली लेडीज में भी ट्रांसप्लांट हो सकता है विद सम मॉडिफिकेशन। लेडीज में क्या मॉडिफिकेशन है, एक तो आपका जो डोनर एरिया है वहां पे हम उनको सारा ट्रिम नहीं कर सकते, उनको थोड़ा एरिया ट्रिम करके ट्रांसप्लांट करना होता है क्योंकि लेडीज को पूरा ट्रिम करना इम्पॉसिबल है। सो डेफिनेटली यस, लेडीज का ट्रांसप्लांट हो सकता है विद सम मॉडिफिकेशन। एक हमारे पास और भी काफी लोगों की क्वेरीज होती हैं, बर्न एरिया पे ट्रांसप्लांट पॉसिबल है या नहीं है। बचपन में कई बार क्या होता है, एरिया में बर्न के साथ स्कारिंग हो जाती है, वहां पे ट्रांसप्लांट पॉसिबल है या नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पेशेंट के अगर एरिया ज्यादा है तो हम सिर्फ 100 ग्राफ्ट लेके उसका पैच टेस्ट कर लेते हैं। पैच टेस्ट का मतलब क्या है, उसमें 100 ग्राफ्ट डोनर एरिया से लेके जहाँ पे बर्न हुआ है उस एरिया को मार्क करके 100 ग्राफ्ट लगा देते हैं और उसके बाद उसको 3 to 4 मंथ बाद असेस कर लेते हैं। अगर 100 में से अच्छे से हेयर आ रहे हैं फिर तो उसका दोबारा से सारा ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। अगर हमको लगता है अभी अच्छे हेयर नहीं आ रहे और नंबर ऑफ हेयर कम आ रहे हैं, उस केस में ट्रांसप्लांट एडवाइजेबल नहीं है। सो यस, स्कारिंग और बर्न एरिया में ट्रांसप्लांट हो सकता है बट विद गुड केयर एंड देख के पैच टेस्ट करके उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो ट्रांसप्लांट होना या नहीं हो। उसके बाद हमारे क्लाइंट के काफ़ी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सो लेट अस सपोज जैसे किसी को शुगर है, उसमें ट्रांसप्लांट पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आजकल एज बढ़ रही है और शुगर का प्रचलन भी बढ़ रहा है, शुगर लोगों में ज़्यादा डेवलप हो रही है, या हम ऐसे कह सकते हैं शुगर हम ज़्यादा टेस्ट करवा रहे हैं, तो उस केस में डायबिटिक पेशेंट में शुगर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है या नहीं है। शुगर वाले पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, बट शुगर को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी 3 महीने की शुगर HbA1c विद इन लिमिट चाहिए और फास्टिंग शुगर विद इन लिमिट चाहिए, फिर आप अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। उसके बाद जिनको हेपेटाइटिस C है, B है, जिनको हम हिंदी में या पंजाबी में काला पीलिया बोल देते हैं, उसमें ट्रांसप्लांट पॉसिबल है या नहीं है। ट्रांसप्लांट उन केसेस में भी हो सकता है, बट अगर आपका वायरल लोड 0 है और अगर वायरल लोड थोड़ा है तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से केयर करके यूनिवर्सल किट डाल के आप अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। बट प्रेफरेबली अगर आपका वायरल लोड बिल्कुल नेगेटिव हो जाए, 0 हो जाए, तो आप अपना ट्रांसप्लांट बड़े आराम से करवा सकते हो। थैंक्स अ लॉट। बाकी हम इस सारी वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग से भी डिस्कस करेंगे जो आप हमारी आने वाली वीडियो में देखेंगे।